कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, सरकार किसानों को धमका रही है लेकिन किसान जाने वाले नहीं। गृह मंत्री बताएं 40 से 50 लोग लाल किले में कैसे घुसे। मसला नहीं सुलझा तो गांव से शहरों तक पहुंचेगा आंदोलन। सिंघू बॉर्डर पर किसानों और कथित स्थानीय लोगों के बीच झड़प। नाराज लोगों ने किसानों के टेंट उखाड़े। दोनों पक्षों में पथराव और नारेबाजी। स्थिति तनावपूर्ण। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पेश। वित्त मंत्री 2020-21 में विकास दर -7.7% और वित्त वर्ष 2022 में रहेगी 11.2%। किसानों के लिए जुट रहे जन समर्थन को देखते हुए एहतियातन हरियाणा के अंबाला, करनाल, सोनीपत समेत 14 जगहों पर 30 जनवरी शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। मुजफ्फरनगर में किसान नेता नरेश टिकैत की अगुवाई में हुई महापंचायत में भारी भीड़ उमड़ी। कहा, किसानों से सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। गाजीपुर बॉर्डर कूच का ऐलान। दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के करीब धमाका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाड़ियों के शीशे टूटे। स्पेशल सेल मौके पर मौजूद। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लाल किले की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, कृषि कानूनों से 10 करोड़ छोटे किसानों को होगा फायदा। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने किसान नेता राकेश टिकैत से की फोन पर बात। कहा, किसान आंदोलन में कांग्रेस पूरी तरह उनके साथ। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से किया इनकार। कहा, चुटकुले सच नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का है आरोप। छब्बीस जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पे जो घटना हुई, उसके बाद से दिल्ली में जहां पे किसान धरने पे बैठे हुए हैं बॉर्डरों में, वहां पे तनावपूर्ण माहौल रहा है। जहां पर गाजीपुर में कल कहा गया था किसानों को कि वो धरना स्थल खाली करें और किसानों ने मना कर दिया था। और फिर देर रात किसान नेता राकेश टिकैत ने एक भावपूर्ण अपील की थी, जिसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गाँव से सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली की बॉर्डर की तरफ निकले। किसान संगठनों का कहना है कि काफ़ी सारे किसान पहुंच चुके हैं बॉर्डर्स पे, काफ़ी सारे लोग अभी भी रास्ते में हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स आ रहे हैं यूपी और हरियाणा के गांव से। जहां पे किसान धरना दे के बैठे हैं, वहां पे उनकी संख्या और बढ़ाने के लिए। वहीं पे सिंघू बॉर्डर पे भी आज तनावपूर्ण स्थिति रही, जब वहाँ पे एक लोगों का समूह आया और जो किसान वहाँ पे धरने पर बैठे हुए थे उन्हें वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने नारेबाजी भी की। और जहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति थी, ये भी कहा गया कि पुलिस काफ़ी देर तक चुपचाप से देखती रही और बाद में फिर पुलिस ने आकर के वहाँ से उन लोगों को हटाया, लाठीचार्ज भी की, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। और उसके बाद सिंघू बॉर्डर पे जहाँ पे किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल वहाँ पे शांति है, लेकिन वहाँ जाने के रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए हैं। जहाँ पर एक तरफ सभी धरना स्थलों पे तनावपूर्ण माहौल है, वहीं पे किसान संगठनों का कहना है कि वो अपना विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे और बड़ी संख्या में किसान वहाँ पहुँचेंगे। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इससे उनमें नया जोश आ रहा है और वो इन कृषि कानूनों के रद्द होने तक अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। अंजलि ओझा, गो न्यूज़। All of us are aware of what is going on with regards to the farmers' protest. And I just want to make a couple of things clear to the younger people, men and women of this country. It's important that you understand what these three laws are. So I'm going to repeat it. The first law destroys the mandi system, destroys the agricultural markets of this country. The second law allows unlimited storage of grain and other materials and will make it practically impossible for our farmers to negotiate their prices. And the third law basically says that if the farmers have a grievance, they cannot go to court.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के इस आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करती है और साथ ही राहुल गांधी ने किसानों से अपील की कि वो 1 इंच भी पीछे न हटे और डटे रहें और कृषि कानून को मोदी सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। दरअसल बजट सत्र के पहले दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के प्रति अपनी सॉलिडारिटी दिखाते हुए कहा है कि इन तीनों किसानों जो 3 कानून हैं, कृषि कानून, इसको मोदी सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए और मोदी सरकार कहीं ना कहीं किसानों के इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। The whole idea is to discredit the farmers. Look, this is a genuine voice. This is a genuine voice and it is the voice of India that is speaking. ये देश की आवाज़ है, प्रधानमंत्री को सुननी ही पड़ेगी और मैं बता रहा हूं अगर नहीं सुनेंगे ये फैलेगा, ये बाकी प्रदेशों में जाएगा, इसको आप सप्रेस नहीं कर सकते। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, अब 15 साल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, इसको आप सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये फैलेगा और जोनों से फैलेगा। ये महीनों से यहाँ खड़े हैं, 10-15 लोग तो नहीं है ना, लाखों लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो इनकी फीलिंग होगी, इनका दर्द होगा। ये सबके सब मतलब लाखों लोग बस ऐसे ही खड़े हुए हैं क्या, बिना कोई कारण? कोई ना कोई कारण तो है, सिंपल कारण है, आप इनका भविष्य इनसे छीन रहे हो, आप हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने 2-3 मित्रों को पूरा हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम पकड़ा रहे हो और आपको लगता है कि कुछ नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने आज फिर दोहराया कि इन तीनों कृषि कानून के बारे में अभी किसानों के जो समझ है, देश भर में किसानों की समझ नहीं हुई है। दरअसल इस पूरे तीनों कानून को लेकर सिर्फ पंजाब, हरियाणा और जहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं वो ही इसके नकारात्मक तत्वों को समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इस कानून के पास हो जाने के बाद अब सिर्फ चंद उद्योगपतियों के पास जो है सारा प्रॉफिट जाएगा, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, होर्डिंग होगी, लाखों टन अनाज जो है निजी क्षेत्र के जो लोग हैं उद्योगपति वो उसकी होर्डिंग करेंगे, किसानों को इसका मुनाफा नहीं मिलेगा और इसको देखते हुए इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। साथ ही 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन जो हिंसा हुई उसको लेकर राहुल गांधी ने ये कहा कि आखिर लाल किले के अंदर किस तरह से लोग घुसे, इस बात को लेकर गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए, जबकि पूरा तंत्र उनके पास था। आखिर क्यों ऐसा हादसा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको कंडेम करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा काम किया है। क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण को बाइकआउट किए जाने को लेकर, बहिष्कार किए जाने को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दलों ने कृषि कानून के विरोध में ये फैसला लिया। आगे आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह की स्ट्रैटेजी विपक्षी पार्टियां मिलकर बनाएगी, वो आने वाले दिनों में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी इन तीनों कृषि कानूनों के विरुद्ध है और इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको अपना पूरा समर्थन दे रही है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, पूंजीपतियों की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। गूंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को गद्दार कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अन्नदाता की इज्जत करो, इज्जत करो, इज्जत करो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। एमएसपी की कानूनी गारंटी दो, कानूनी गारंटी दो, कानूनी गारंटी दो। लोकतंत्र की हत्या मत करो, मत करो, मत करो। वो वही पढ़ते हैं, वो तारीफें करते हैं 1 साल की कि माई गवर्नमेंट हैज़ डन दिस, माई गवर्नमेंट हैज़ डन दैट, ये कर दिया, वो कर दिया।
तो हम बाकी पार्टियों ने तो बहिष्कार करने का फैसला किया था विपक्ष ने, हमने सोचा बहिष्कार करने का क्या फायदा, हम उनकी आंखों के सामने, उनके कानों के सामने, उनके कानों के नज़दीक जाकर हम किसानों के तीनों खेती कानून वापस लेने की मांग करेंगे और किसानों को जो आतंकवादी गद्दार बदनाम करने की इस आंदोलन को सरकारी एजेंसियों द्वारा जो कोशिश हो रही है उसका विरोध करेंगे। तो जब हम चारों सांसद, 3 हमारे संजय भाई के साथ राज्यसभा के, मैं लोकसभा से अंदर जाने लगे तो राज्यसभा के गेट पर कह रहे हैं जी आपका नाम नहीं है, सिर्फ 145 एमपीज को बुलाया हुआ अंदर। हमने कहा जी मैं लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता हूं, संजय जी राज्यसभा में अपनी पार्टी के नेता हैं, विप हैं हमारे एनडी गुप्ता जी विप हैं, तो बाकियों को क्यों बुला लिया, हमें क्यों छोड़ दिया? कहते नहीं आपका नाम नहीं है। असल में क्या है, सरकार हम 4 हैं, हम चारों से इतना डरती है क्या कि हमारा नाम जो है वो सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति जी के साथ जहाँ अभिभाषण होना था वहाँ से काट दिया, क्योंकि हम विरोध करते आ रहे हैं पहले दिन से किसान विरोधी कानूनों का, आज भी करना था हमने। तो इन्होंने सिर्फ अपने मनपसंद एमपीज को चुना, वहाँ पे जो मेज थपथपाएं और तारीफ करते रहें। ये अगर आपने विपक्ष को संसद में आने ही नहीं देना तो काहे का लोकतंत्र, फिर ये 1000 करोड़ रुपया लगाकर नई संसद बनाने का क्या फायदा जब पुरानी को तो चलाते नहीं, और पुरानी को चलाते हो तो विपक्ष को अंदर नहीं आने देते, अपनी मनमर्जी के बिल लाते हो और अब सवाल पूछ नहीं सकते, डिबेट कर नहीं सकते, वोटिंग करवाते नहीं। काहे की संसद, काहे का लोकतंत्र? तो हमने सेंट्रल हॉल पर खड़े होकर हमारे आसपास 40-50 हमारे वो जो मार्शल लगा दिए, आप नहीं अंदर जा सकते, क्यों भी हम चुने हुए हैं। तो हमने वहीं पे नारे लगाए, राष्ट्रपति जी जब आए, जब बोलना शुरू किया हमने वहीं पे नारे लगाए, सुन रहे थे उनको भी, वो पूरा हाल देख रहा था हमारी तरफ। तो अगर चुने हुए प्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो हम कैसे सोच सकते हैं कि लाखों किसान जो भूख से ठंड से मर रहे हैं, जिनका बिजली पानी तक इन्होंने काट दिया, गैर मानवीय व्यवहार जिन पर हो रहा है, उनकी कैसे सुनेंगे? तो हम आज वहीं पे हम बैठ के नारे लगा के आए हैं, विरोध करके आए हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे, और जो आतंकवादी कह रहे हैं कि अन्नदाता को, किसानों को उनके पक्ष में नारे लगाए कि उनको आतंकवादी कहना बंद करो। तो ये गूंगी बहरी अंधी सरकार की आंखें और कान खोलने के लिए जब भी मौका मिलेगा, आने वाले दिनों में लोकसभा चलेगी, हम तो एक ही बात कहेंगे भी देश के कानून, जो देश का जो अन्नदाता है वो कह रहा है कि कानून वापस ले लो, और आप कह रहे हो आपका फायदा है, वो कह रहे हैं मुझे फायदा नहीं चाहिए, तो कानून वापस लेने का नुकसान किसको है? चंद पूंजीपतियों को। तो हमने आज हमारे चारों सांसदों ने पूंजीपतियों के हाथों देश को बेचने का विरोध किया, किसान के पक्ष में नारे लगाए, और गैर मानवीय जो अपने एजेंसियों ने अपने आदमी भेजकर जो लाल किला पे उस दिन करवाया है, उसको सेंट्रल पॉइंट में लेके पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। जो उस दिन गए थे लाल किला, 2 जो भारतीय किसान यूनियन की जो 2 यूनियन हैं और 2-4 जो स्वार्थी लोग हैं जो अपने एजेंडे पे आए थे, उन्हीं को मतलब सेंट्रलाइज किया जा रहा है, कृषि कानूनों को पीछे धकेल दिया गया, इनको वापस लेने की मांग को। तो हमने ये कहा इस आंदोलन को डीरेल मत करो, जो असली किसान है उन्होंने उसी दिन 26 जनवरी को उसी रूट से ट्रैक्टर मार्च किया, लेकिन उनको दिखाया नहीं गया। वो पहले से ही जो 26 जनवरी को लाल किला पे आए लोग, वो पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा से निकाले जा चुके हैं, उनका बहिष्कार चल रहा था। अब उनको किसान बोला जा रहा है, जो असली किसान है उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। तो हमने विरोध किया वहाँ। हाँ, सुबह कोरा हुआ था। फिर किसान खालिश का शिकार हुए, फिर देश हो गई खालिस्तानी, फिर कमानी का रात तो होगी हमारे मान सम्मान को किसान।
भारत की पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट में उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपनी किताब में प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कई अनसुने किस्सों के साथ उन्होंने ऑफिस के अपने आखिरी दिन को भी याद किया। न्यायिक संस्था पर टिप्पणी के अलावा उन्होंने कई सुझाव भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति ने एक किस्सा साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मोदी ने उनसे एक बार कहा था कि मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, लेकिन इसका प्रचार उनकी राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। उपराष्ट्रपति ने अपनी किताब में लिखा है, बतौर उपराष्ट्रपति मुझसे सबसे पहले मिलने वालों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपके गुजरात में जो कुछ हुआ वो सब क्यों होने दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लोग सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए किए गए मेरे कामों की चर्चा कोई नहीं करता, खासकर मुसलमान बच्चियों की पढ़ाई के लिए। इस पर मैंने उनसे पूछा कि आप इन बातों का प्रचार क्यों नहीं करते। तो उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा, इसका प्रचार करना मेरे लिए राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं होगा। हामिद अंसारी ने अपनी किताब में वो किस्से भी साझा किए हैं जब नरेंद्र मोदी उनके दफ्तर में अचानक पहुंच गए थे। उन्होंने लिखा है, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान राज्यसभा में एक बार एक बिल को हंगामे के बीच पास कराने का दबाव आया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। ये मैंने यूपीए काल में ही स्पष्ट कर दिया था कि सत्ता पक्ष के पास अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो कोई भी विधेयक हंगामे के बीच पास नहीं किए जाएंगे। इसकी सराहना तब की विपक्षी पार्टी खुद किया करती थी। हामिद अंसारी आगे लिखते हैं, एक दिन नरेंद्र मोदी बिना बताए मेरे दफ्तर में चले आए और मुझसे नाराजगी भरे अंदाज में कहा कि आपसे और भी बड़ी जिम्मेदारियों की उम्मीद है, लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। आप दिन यानी हंगामे के बीच बिल क्यों नहीं पास करते। इसके जवाब में मैंने उनसे कहा कि मैं संसदीय परंपरा का सम्मान करता हूं। हंगामे के बीच विधेयक पास नहीं कराने के मेरे इस विचार की सराहना खुद तब सदन के नेता और तब के विपक्षी नेता किया करते हैं। हामिद अंसारी ने अपनी किताब में ये भी लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा कि राज्यसभा टीवी हमारे पक्ष में खबरें नहीं दिखाता। मैंने इसका जवाब दिया और बताया कि राज्यसभा टीवी में मेरा कोई दखल नहीं है और राज्यसभा सांसदों की एक कमेटी ने ही राज्यसभा टीवी को गाइडलाइंस बना कर दिए हैं, जिसमें खुद बीजेपी के सदस्य भी शामिल थे। ऑफिस में अपने आखिरी दिन को याद करते हुए राज्यसभा में सभापति रहे हामिद अंसारी अपनी किताब में लिखते हैं, राज्यसभा में मेरे आखिरी दिन सभी सदस्यों ने मुझे बहुत अच्छी विदाई दी, मगर प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच में सत्कार नहीं था। प्रधानमंत्री ने मेरी बतौर राजनयिक कार्यकाल की तारीफ तो की, लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर मेरे कार्यकाल पर कुछ नहीं कहा, जबकि प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि आज के बाद आप अपनी विचारधारा के मुताबिक बोलने और काम करने को आजाद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इन रवैयों को लेकर हामिद अंसारी ने लिखा है, प्रधानमंत्री ये भूल गए कि कोई भी भारतीय जब किसी भी बड़े पद पर होता है तो वो राष्ट्र की नीति से काम करता है, ना कि अपने निजी मान्यताओं के मुताबिक। हामिद अंसारी ने लिखा है, संसद अब चर्चा का स्थान नहीं बल्कि मेजॉरिटी से चुनकर आए लोगों की मनमानी का केंद्र बनकर रह गया है। नागरिकता कानून और कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के दौरान भी यही सब देखने को मिला। कश्मीर के संदर्भ में उठाया हुआ कदम रूल ऑफ लॉ और संवैधानिक मूल्यों का समर्थन नहीं करता, बल्कि क्रूर बहुसंख्यकवाद को दर्शाता है। न्यायिक संस्थाओं को लेकर भी हामिद अंसारी ने टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा, ऊपरी अदालतें सत्ता पक्ष की दलीलों को ज्यादा तवज्जो दे रही है, जिससे वो न्यायिक संस्था का भला नहीं कर रहे। भारत ऐसा देश बन रहा है जिसकी सुरक्षा और खुशहाली सिर्फ एक सुप्रीम लीडर पर निर्भर हो। संवैधानिक मूल्यों पर इस तरह की चोट से लोग भटक गए हैं और धर्मनिरपेक्षता शब्द तो मानो सरकारी शब्दकोश से ही मिट गई है। किताब में हामिद अंसारी ने लिखा है, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग पर देश को वापस जाने की जरूरत है और साथ ही किसी एक ही दल का शासन या उसकी मर्जी नहीं
बल्कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि लोकप्रियता की सफलता किसी विचारधारा की सफलता नहीं, बल्कि सत्ता हासिल करने और सत्ता में बने रहने की रणनीति है, फिर चाहे उसके लिए साजिश करना पड़े, पूरे विपक्ष का अपराधीकरण करना पड़े और विदेशी खतरों का डर ही क्यों ना दिखाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।